बच्चों आज हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंडेशन का लेक्चर 2 देखेंगे। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने कार्बन क्या होता है और कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में समझा है। अब आज पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है, इसके जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे नेचर में बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें लैब में भी बहुत अधिक मात्रा में सिंथेसिस किया गया है। बच्चों इसी प्रॉपर्टी कह देते हैं कार्बन का वर्सटाइल नेचर। ठीक, अब समझेंगे कि ये वर्सटाइल नेचर कार्बन में क्यों होता है। तो देखिए इसके 3 रीजन होते हैं। एक कैटिनेशन, सेकंड टेट्रावेलेंसी और थर्ड मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल यानी डबल ट्रिपल बनाने का कैरेक्टर। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी को। तो देखिए जो कार्बन होता है इसमें एक खास प्रॉपर्टी है और वो ये है कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, ऐसे बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके बड़ी सी चेन बना सकते हैं। ठीक बच्चों, राइट। ऐसे ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन यानी श्रृंखला बनाने का, कार्बन जो है वो एक दूसरे से जुड़ करके एक बड़ी श्रृंखला को बना सकते हैं। तो बच्चों पॉइंट होता है कि ऐसा ये क्यों कर सकते हैं। तो उसका रीजन है कि जो कार्बन है एक स्मॉल एटम है, राइट। और जो स्मॉल एटम होते हैं, स्मॉल एटम यानी कि छोटे परमाणु होते हैं, उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये काफी ज्यादा होता है। ठीक बच्चों, अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात जो है हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि अगर इसको बताएंगे तो भी यहाँ से टॉपिक से हट जाएंगे पूरी तरह से। इसे शॉर्ट में आपको समझा सकते हैं कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, राइट बच्चों। ऐसे राउंड में ऑर्बिट्स बनाई गई हैं। अब जैसे कि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब ये न्यूक्लियस जो है पहले अट्रैक्शन फोर्स पहली वाली सेल में लगाएगा, फिर जो पहली वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है इसको कवर करेंगे, फिर सेकेंड वाले में लगेगा और फिर पहली और दूसरी के इलेक्ट्रॉन इसको कवर करेंगे, जो बचेगा जाकर के अट्रैक्शन फोर्स वो थर्ड में लगेगा जाकर के। तो न्यूक्लियस लास्ट सेल में जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक अंतिम सेल के इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका ज्यादा होता है। ठीक, तीसरी बात होती है कि इनके बीच जो ये बॉन्ड बनता है इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, यानी कि इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व जो होता है वो काफी अधिक होता है। इस वजह से कार्बन जो है वो कैटिनेशन कर पाता है। अदर एटम की बात की जाए तो अदर एटम में ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। ठीक बच्चों, सबसे ज्यादा नेचर जो है कैटिनेशन का वो कार्बन में ही होता है। ठीक, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसके जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ज्यादा होने से बॉन्ड जो है वो सभी स्टेबल हो जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी को गेन करते जाते हैं। ठीक बच्चों, अब दूसरी प्रॉपर्टी
टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 संयोजकता। अब इससे क्या होता है कि जैसे कार्बन है, ऐसे एक लाइन में तो कैटेनेशन कर ही रहे हैं, पर 4 वैलेंसी की वजह से वो ऐसे ब्रांच भी बना सकते हैं इस तरह से, राइट। इधर भी ऐसे ब्रांच बन सकती है, राइट बच्चों। अभी इसकी एक वैलेंसी बाकी है तो इधर भी कैटेनेशन हो सकता है। तो इस तरह से 4 वैलेंसी की वजह से कार्बन काफी सारी कार्बन चेन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण भी कार्बन के नेचर में बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं और ये लैब में भी बनाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग यानी कि ये सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, साथ ही डबल और ट्रिपल को भी बना पाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसमें इतने सारे कार्बन है। अब इसकी ये एक कंपाउंड है, मान लीजिए इसमें हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब ये अलग टाइप का कंपाउंड बन गया। हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये एक और अलग टाइप का कंपाउंड बन गया। हमने इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, ये एक तीसरे टाइप का कंपाउंड बन गया। हमने एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, ये एक और टाइप का कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से बच्चों मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक बच्चों। तो ये 3 रीजन है जिनकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड प्रकृति में मिलते हैं, ठीक। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी और मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे समझेंगे इसमें कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक बच्चों। तो देखिए हम लोग तो काफी समय से ही पढ़ते चले आते हैं कि जो भी कंपाउंड होते हैं अगर उनमें कार्बन है तो हम उसको कार्बनिक कह देते हैं, यानी कि कार्बन के बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये बहुत ही आसान सी बात है और आप बोल सकते हैं, बहुत जगह पर बता सकते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है, क्योंकि सारे कार्बन के कंपाउंड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ठीक बच्चों। सारे कार्बन के कंपाउंड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, ठीक बच्चों। तो फिर कार्बनिक यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसके लिए हमें 2 वर्ड समझना पड़ेगा। फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और सेकंड इनके व्युत्पन्न क्या होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव। तो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे मीथेन, इसमें आपसे कहें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप बताएंगे कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। हम इसमें लिखें C2H5OH, इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 तरह के एलिमेंट है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोकार्बन आप इन कंपाउंड को कहोगे, यानी कि जिनमें सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, राइट। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ
अगर कोई तीसरे टाइप का कंपाउंड आ रहा है, सॉरी एलिमेंट आ रहा है या एटम आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब है जो किसी से बनाया गया हो। अब जैसे हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, यानी कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से ही बनाए जाती है। ठीक, तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, राइट। जैसे एथिल अल्कोहल, एथेन, C2H6 का डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं CH3Cl। अब ये मेथेन का डेरिवेटिव है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक बच्चों, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, राइट बच्चों, यानी इसको कहते हैं हिंदी में जैव शक्ति सिद्धांत, राइट बच्चों। तो देखिए स्वीडन के साइंटिस्ट बर्जीलियस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बनने के लिए एक जैविक शक्ति की आवश्यकता होती है, राइट। यानी ऐसी ताकत की आवश्यकता होती है जिसमें जीवन हो, राइट बच्चों। यानी कि इनका कॉन्सेप्ट था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त कर सकते हैं, उनको लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक बच्चों, बट इन्हीं के एक शिष्य थे होलर, उन्होंने इस वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया। कैसे? इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैब में सिंथेसिस कर दिया। देखिए इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, ये अमोनियम साइनेट है, इसको हीट किया और बनाया NH2CO NH2, जिसे कहते हैं यूरिया। ठीक बच्चों, ये जो अमोनियम साइनेट था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी कि अकार्बनिक यौगिक था, और जबकि जो यूरिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस तरह से ओलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसिस कर दिया। तो इस तरह से बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो दाइन हो गया। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी और उसका समापन या एंडिंग। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का को कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक होता है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ करके याद कर लेना होगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है आपको टॉपिक से बेस्ड तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है इनको सबसे पहले दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हम हाइड्रोकार्बन को HY लिख देंगे, आप इसे पूरा पढ़िएगा हाइड्रोकार्बन। और दूसरे होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। जो एलिफेटिक होते हैं ये हम समझते जाएंगे होते भी क्या है, ठीक। जैसे हमने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH3, और एक ये कंपाउंड लिखा हमने CH2 CH2 CH। अब जो आप देखिए 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, बट इसमें तीनों कार्बन एक ओपन तरीके से बना रहे, चेन जो है वो ओपन है, बट यहां की जो चेन है वो इस तरह से क्लोज्ड है, बंद है, ठीक। तो जब कार्बन जो है वो बंद चेन बनाता है तो हम कंपाउंड को कहते हैं साइक्लिक, राइट बच्चों। अभी हाइड्रोकार्बन का केस है तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। और जब चेन ओपन होगी तो उसे कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि एलिफेटिक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक होते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक बच्चों। अब जो ओपन चेन है इनको फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। एक होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट बच्चों। एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको कहोगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा, राइट। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिंगल होगा। चाहे जितना बड़ा कंपाउंड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड डेवलप हो रहा है सब जगह पर, तो उसे आप कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर इसी में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो इनको कहेंगे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों यहां कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होती कि ये तो सिंगल बॉन्ड है, यहां तो सेचुरेटेड है, यहां डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर कंपाउंड में 50 भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो उसको आप अनसेचुरेटेड कहेंगे। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी, राइट। तो अगर कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर सब सिंगल बॉन्ड है, कोई भी बड़ा से बड़ा कंपाउंड हो, अगर उसमें कोई डबल या ट्रिपल नहीं है तो फिर उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक बच्चों। तो ये संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। इनको फिर क्लासिफाइड किया जाएगा। जो संतृप्त होते हैं इनको आप कहते हैं एल्केन,
और जो असंतृप्त होते हैं इन्हें फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं और वो होते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक, तो एल्केन की डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप कहेंगे एल्केन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे एल्काइन। ठीक बच्चों, अब जैसे हमने यहां पर कार्बन बनाए ये, ठीक, अब कितने कार्बन इसमें, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है, लेकिन आप एक चीज भी देखिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, वैलेंसी। मान लो हम एक और कार्बन बढ़ा दे रहे हैं तो 5 हो गए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कितनी होती है, 4 होती है। अभी किसी कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 सेटिस्फाई नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि जैसे इसकी 1 वैलेंसी है तो बाकी कितनी है, 3, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 3, तो जो वैलेंसी बाकी होती है वहां आते हैं हाइड्रोजन, ये राइट। अब देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन कितने थे, 5, इन 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने आए, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, राइट, ये C5H12, राइट। तो इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की चेन में भी हाइड्रोजन आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की चेन में भी हाइड्रोजन आएंगे। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उन फार्मूलों से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि अगर कंपाउंड में इतने कार्बन हैं तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे। ठीक, जैसे इसमें 5 कार्बन थे, हमने सब जगह पर सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन तो हमें पता चला 12। अगर कहीं पर 10 हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, और हम कहते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो अभी आपको ऐसे 10 कार्बन को अरेंज करना पड़ेगा फिर आप बता पाएंगे। लेकिन अगर आप फार्मूला ध्यान रख पाए तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 10 कार्बन के साथ में इतने हाइड्रोजन आएंगे। ठीक बच्चों, तो देखिएगा ये फार्मूला कौन सा है, इसके लिए आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को सीक्वेंस से याद रखें, और एल्कीन का फार्मूला पहले याद करें आप, CnH2n, CnH2n, ये किसका है, एल्कीन का। ठीक बच्चों, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपाउंड में 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन इस 10 का डबल हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 20। ठीक, अगर 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14, ये एल्कीन वाले में। ठीक, अगर 11 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 22। बात समझ में आई। अब इसको लिखा रहने देते हैं, इसी से हम एल्केन का फार्मूला भी बना सकते हैं और एल्काइन का भी। आपको क्या करना है कि CnH2n में अगर 2 जोड़ देंगे तो वो एल्केन का फार्मूला बन जाएगा, और अगर 2 घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो वो एल्काइन का फार्मूला बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जनरल फार्मूलों को याद रख सकते हैं। तो यहां पर H2n+2 का मतलब ये समझ लीजिए कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 अधिक होंगे। जैसे कि हम कह दें कि C8 है, यानी कि n की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 8। अब हम कहें कार्बन कितने, 8, हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, तो हाइड्रोजन होंगे 2n+2, यानी 2 × 8 + 2, यानी 8 × 2 16 + 2 यानी कि 18, राइट। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, C8
H18। ठीक बच्चों, तो ये CnH2n का मतलब है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ एक लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे C15, इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, कंप्लीट कीजिएगा इसको। C50 हाइड्रोजन कितने आएंगे, ये एल्केन की कैटेगरी में कंप्लीट कीजिएगा। इसी तरह से एल्कीन का आपने मैटर समझा। एल्काइन में क्या करेंगे कि डबल से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि जैसे C5 है। अब हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, n की प्लेस पर 5 को रखिए, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 8, ये आएंगे। ठीक, C9 हाइड्रोजन कितने होंगे, n के प्लेस पर 9 को प्लेस कीजिए, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 2 16, राइट। तो इस तरह से आप इनके जनरल फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। तो एल्केन क्या होते हैं, तो वे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उन्हें आप कहेंगे एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और बच्चों इन्हीं को एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। जो एल्केन होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इस वजह से इनको पैराफिन भी कहा जाता है। फिर एल्कीन, वे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्कीन कहते हैं। इनका कॉमन फार्मूला CnH2n होता है। बच्चों इनका जो फर्स्ट मेंबर एल्कीन का वो C2H4 एथिलीन होती है। इसकी अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाए तो बनता है C2H4Cl2, एथिलीन डाई क्लोराइड। ये कंपाउंड जो होता है एथिलीन डाई क्लोराइड, ये कुछ ऑयल टाइप का होता है, ऑयल, राइट। इसीलिए एल्कीन को हम ओलिफिन भी कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं, ओलिफिन। ठीक बच्चों, ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल जैसा। ठीक, इसमें याद रखेंगे वे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक बच्चों, तो ये हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन को समझा। अब जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो इस तरफ के थोड़े मैटर को हम हटा देते हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाएगा। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, राइट। इन्हें हिंदी में भी यही बोलेंगे एरोमेटिक, और इसे एलिसाइक्लिक बोलेंगे, एलिसाइक्लिक, और इसे एरोमेटिक। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा ये क्या है, इसे हम लोग C6H6 कहते हैं, और ये क्या चीज है, बेंजीन है। ठीक, तो ये बेंजीन हो गई। इसी बेंजीन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। इसे नेफ्थलीन कहते हैं। इसी तरह से एंथ्रासिन भी होता है। ये फिनॉल है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। ये फिनॉल है और ये नेफ्थलीन है, राइट बच्चों। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक हैं। अब एरोमेटिक क्या होते हैं, जिन कंपाउंड में बेंजीन होती है, बेंजीन होती है, क्या होती है, बेंजीन होती है, या बेंजीन नहीं है, जैसे ये कंपाउंड है,
अब ये बेंजीन नहीं है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेंजीन से मैच करती है। ठीक, तो इसको कहते हैं साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन, राइट। प्रोपिनल पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपिनल कैटायन। ठीक, तो अगर बेंजीन नहीं है, सिर्फ गुण जो है वो बेंजीन के जैसे हैं, तो उस कंपाउंड को भी हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसकी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन होती है या गुण बेंजीन के जैसे होते हैं, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक बच्चों, अब इनको भी दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया जाता है, एक बेंजोनाइड और सेकंड नॉन बेंजोनाइड। एक होता है बेंजोनाइड और एक होता है नॉन बेंजोनाइड। तो जिनमें बेंजीन है उन्हें बेंजोनाइड कह देंगे, और जिनमें बेंजीन नहीं है, सिर्फ गुण बेंजीन के जैसे हैं, उन्हें नॉन बेंजोनाइड कह देंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये एरोमेटिक क्लासिफिकेशन हो गया। एलिसाइक्लिक वो सभी साइक्लिक कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, जैसे साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, राइट, ये सारे कंपाउंड कहे जाएंगे एलिसाइक्लिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक है। यहां ध्यान रखेंगे कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा हुआ है। इसे पढ़ेंगे साइक्लोप्रोपिनल कैटायन, और ये सिर्फ आपका साइक्लोप्रोपीन है। ये साइक्लो ब्यूटीन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, और ये साइक्लोप्रोपीन है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन था।